5 जून 1972 को जन्मे योगी आदित्यनाथ के भारतीय राजनीति में आने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। वे अभी तक कुल 5 बार गोरखपुर से सांसद रह चुके हैं। ये वही गोरखपुर है जिसे कभी उत्तर प्रदेश की क्राइम कैपिटल कहा जाता था। 1970 और 80 का दशक जहां छात्र राजनीति से बाहुबली बने हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही का दबदबा रहा था, पर 90 का दशक आते आते गोरखपुर से इनका दबदबा अब कम होने लगा था। इनका वर्चस्व अब धीरे धीरे कम होता जा रहा था और इस वैक्यूम को भरा गोरखपुर की राजनीति में एक नए एंग्री यंग मैन की धमाकेदार एंट्री ने। बात 1994 की है। इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ छात्र एक दुकान में कपड़ा खरीदने गए थे और दुकानदार से विवाद हुआ। दुकानदार ने रिवॉल्वर निकाल ली इस विवाद पर। इस पर ये छात्र नाथ संप्रदाय के सबसे प्रमुख मठ गोरखपुर मंदिर के नए उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में प्रदर्शन करने पहुंचे और यही वो पल था जिसने योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर की उस गद्दी पर बैठा दिया जहां पहले कभी सिर्फ बाहुबलियों का कब्जा ही रहा था। 15 फरवरी 1994 को उन्होंने अपने गुरु महंत अवैधनाथ से दीक्षा ली। तब इनका नाम अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ हो गया। अपने काम करने के तरीके के कारण ये युवा में बहुत तेजी से लोकप्रिय हुए। इन्होंने पहली बार 1998 में गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और जीता भी। इस समय इनकी उम्र मात्र 26 वर्ष थी और 12वीं लोकसभा के ये सबसे युवा सांसद थे। पर असल में ये जीत बीजेपी की जीत थी, योगी आदित्यनाथ की जीत नहीं थी। गोरखपुर पीठ का राजनीति से सीधा वास्ता रहा है। इनसे पहले इनके गुरु महंत अवैधनाथ भी बीजेपी की सीट से ही 1991 और 1996 का लोकसभा चुनाव जीतकर भारतीय संसद में पहुंचे थे। पर अभी और भी कई चुनौतियां योगी आदित्यनाथ का इंतजार कर रही थीं, पर कम उम्र में ही राजनीतिक रूप से वे कहीं ज्यादा परिपक्व साबित हुए। साल 2002 में उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जितनी चर्चा योगी आदित्यनाथ के काम की होती है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा उनके संगठन की होती है। हालांकि इसे एक हिंदू सांस्कृतिक संगठन माना जाता है, पर योगी की राजनीतिक नेटवर्किंग को प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाने में इस संगठन का बड़ा योगदान है। जानकार ये भी कहते हैं कि समय समय पर योगी हिंदू युवा वाहिनी का प्रयोग प्रेशर क्रिएट करने के लिए भी करते हैं। जैसे 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, जब चुनाव में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने बगावत कर दी और अपने उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ ही मैदान में उतार दिए। माना जाता है कि इसमें कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की मौन स्वीकृति जरूर थी। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट रजत सिंह और जैसा कि आप अभी तक समझ चुके होंगे, हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हिंदू फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ के बारे में। आज जो परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में बनी हुई हैं, वो योगी को लगातार चैलेंज भी दे रही हैं और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की अंदरूनी कलह को सबके सामने खोल रही हैं। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान योगी को जिस तरह किनारे किया जा रहा था, उसे देखकर योगी समर्थकों ने बीजेपी पर दबाव बनाया। इसका असर यह हुआ कि योगी के पसंद के कई लोगों को टिकट भी मिला और यह भी हुआ कि बीजेपी को उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना भी पड़ा। और जहां तक बात हिंदू युवा वाहिनी की है, उसका योगी आदित्यनाथ के बिना कोई भी वजूद नहीं है। 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजे ने बीजेपी को मजबूत तो किया ही, साथ ही यह भी बता दिया कि भाजपा आक्रामक हिंदुत्व के एजेंडे पर आज भी कायम है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास जो 2014 के लोकसभा चुनाव का स्लोगन था, वह महज जुमला ही रह गया और भारतीय राजनीति में उग्र हिंदुत्व फिर से शामिल हो गया, या यूं कहें और ज्यादा प्रभाव लेकर शामिल हुआ। उत्तराखंड के गढ़वाल के एक छोटे से गांव से आए अजय सिंह बिष्ट के योगी आदित्य बनने से पहले की जिंदगी के बारे में किसी को कुछ भी ज्यादा नहीं पता, सिवाय इसके कि वो हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय गढ़वाल से साइंस ग्रेजुएट हैं और उनके पिता एक फॉरेस्ट रेंजर थे। बाकी के परिवार के बारे में बहुत ही कम जानकारी हम सभी को मालूम है। 1998 में पहला लोकसभा चुनाव वे 26,000 वोटों से जीते, पर 1999 के लोकसभा चुनाव में अंतर मात्र 7,322 वोट ही रह गया था। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने वही किया जो भारत में ज्यादातर नेता करते हैं ऐसी परिस्थिति में। हिंदू युवा वाहिनी के खाते में गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर से लेकर आजमगढ़ की पूरी बेल्ट तक मुसलमानों पर हमले और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के सैकड़ों मामले आज भी दर्ज हैं।
अब योगी आदित्यनाथ के इस आक्रामक रवैये और हिंदू युवा वाहिनी के इन कामों से गोरखपुर में उनकी जीत का अंतर बढ़ने लगा और 2022 का विधानसभा चुनाव आते आते वे गोरखपुर सीट से जब जीते तो यह अंतर 50,000 वोटों से अधिक था। 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सत्ता में आने से पहले वहां सपा और बसपा दोनों की सरकारें रही और इन दोनों ही पार्टियों के नेता योगी आदित्यनाथ पर सांप्रदायिक हिंसा के आरोप लगातार लगाते रहे हैं। जैसे कुशीनगर जिले में 2002 में मोहन मुंडेरा कांड हुआ, जिसमें एक हिंदू लड़की के साथ कथित बलात्कार की घटना को मुद्दा बनाकर गांव के 47 मुसलमानों के घरों में आग लगा दी गई। ऐसी घटनाओं की एक लंबी फेहरिस्त है, लेकिन किसी भी मामले में कभी योगी के खिलाफ ना तो कभी रिपोर्ट दर्ज हुई और ना ही कभी कोई आज तक कार्रवाई की गई है। साल 2002 में गुजरात में जो हुआ उस पर हिंदू युवा वाहिनी ने गोरखपुर बंद करवा दिया और टाउन हॉल की सभा की, जहां एक के बदले 100 सर गिराने की बात की गई और हिंदुओं से अपने घरों पर केसरिया झंडा लगाने को कहा गया ताकि हिंदू घरों की पहचान आसानी से की जा सके। जनवरी 2007 में एक युवक की हत्या के बाद हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने सैयद मुराद अली शाह की मजार में आग लगा दी। इससे हालात बिगड़ गए और कर्फ्यू लगाना पड़ा। कर्फ्यू लगा होने के बावजूद योगी द्वारा सभा करने और उत्तेजक भाषण देने के कारण उन्हें 28 जनवरी 2007 को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि 11 दिन बाद वे जेल से बाहर आए और वे यहीं नहीं रुके। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी राजनीति में हालांकि थोड़ा बदलाव जरूर आया, पर हिंदुत्व की राजनीति हमेशा केंद्र में रही और आज भी उनके प्रिय विषय लव जिहाद, घर वापसी, इस्लामिक आतंकवाद ही है। इन सबके बाद जब 2008 में नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई, वहां लोकतंत्र स्थापित हुआ, तो योगी आदित्यनाथ राजशाही की ही वकालत कर रहे थे। हालांकि उसका पहलू एक और है कि उनका जो मंदिर है वह 3 दर्जन से ज्यादा कॉलेजेस चलाता है, वो उसके अध्यक्ष भी हैं। मंदिर की संपत्ति गोरखपुर, तुलसीपुर, महाराजगंज और नेपाल में भी स्थित है। हालांकि योगी आदित्यनाथ के पूरे राजनीतिक जीवन में एक चीज हमेशा उनके साथ रही और वह थी उनकी जनता से सीधा संवाद स्थापित करने की शैली। वे जब 1998 में पहली बार सांसद बने तभी से जनता दरबार लगाते रहे हैं और जो फरियादी योगी आदित्यनाथ तक खुद नहीं पहुंच पाते वे अपनी चिट्ठी भेजा करते हैं। अपनी फरियाद के साथ उनकी छवि ठीक उनके उलट सभी धर्मों के लोग इस जनता दरबार में शामिल होते रहे हैं और आज भी होते हैं। पर योगी आदित्यनाथ का जैसा सफर रहा है उसका लगभग हर चुनाव में भाजपा नेताओं से टकराव भी होता रहा है। यही कारण है कि उनके साथ रहने वाले नजदीकी लगातार बदलते रहते हैं। कभी उनके साथ दिखने वाले विधायक विजय बहादुर, शंभू चौधरी, विजय दुबे, दयाशंकर दुबे, दीपक अग्रवाल या तो दूसरे दलों में जा चुके हैं या राजनीति से अपनी दूरी बना चुके हैं। ऐसे ही एक बार यह भी अटकलें थी कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। साल 2021 खत्म होने को था और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का प्रचार शुरू होने वाला था। कई बड़े राज्यों में मुख्यमंत्री बहुत आसानी से हटाए गए थे बीजेपी द्वारा, पर उनके साथ पार्टी ऐसा नहीं कर सकी। बीजेपी ने जिस भगवा से भारतीय राजनीति में कदम रखा था, आज योगी उस भगवा के सबसे बड़े फायर ब्रांड नेता हैं। वे सिर्फ भगवा पहनते ही नहीं है, बल्कि उनकी कुर्सी पर तौलिया तक भगवा रंग का ही होता है। वे शौचालय का उद्घाटन भी अगर करने जाएं तो सरकारी अधिकारी दीवार को गेरुआ रंग से रंग देते हैं। भारतीय राजनीति का ऐसा भगवाकरण कभी ना देखा गया था और लगता भी नहीं है कि दोबारा कभी ऐसा देखा जाएगा। इस पूरी अटकलबाजी के बीच नवंबर 2021 में 2 तस्वीरें सामने आई। एक में मोदी योगी आदित्यनाथ से कुछ कह रहे थे और दूसरे में मोदी योगी के कंधे पर हाथ रखे हुए थे। योगी आदित्यनाथ के सोशल मीडिया हैंडल्स ने इन फोटोज को पोस्ट करते हुए लिखा, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना, अंबर से ऊंचा जाना। इसके बाद 2022 में योगी दोबारा सीएम बने और मोदी तीसरी बार पीएम बन गए, मगर जिस नए सूर्य को उगाने की बात इन फोटोज के साथ कही गई थी वह सिर्फ कवि की कल्पना ही बनकर रह गई और वह भी एक कोरी कल्पना। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में 312 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2022 में 255 सीटों पर सिमट कर रह गई और वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में 80 में से 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2024 में मात्र 33 सीटें ही जीत पाई। बीजेपी के सियासी ढलान की फिसलन को हाल ही में योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बयानों ने और अधिक बढ़ा दिया है। जहां योगी 2024 लोकसभा चुनाव में हार का कारण अति आत्मविश्वास को बता रहे हैं, वहीं केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि संगठन से बड़ा कोई नहीं होता।
केशव प्रसाद मौर्य का ऐसा इसलिए भी कहना है क्योंकि वे स्वयं संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं और अपनी सीट खुद नहीं जीत पाते हैं। जब वो सिर्फ संघ के भरोसे पर अपनी राजनीति चला रहे हैं तो निश्चित रूप से सरकार से बड़ा संगठन को ही मानेंगे। आज जहां उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य और योगी का टकराव साफ दिखाई दे रहा है, वहां यह भी कहा जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी सच साबित हो सकती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी चुनाव जीत गई तो 2 से 3 महीने में योगी आदित्यनाथ को बीजेपी मुख्यमंत्री के पद से हटा देगी। योगी पर इस संशय का एक बड़ा कारण यह भी है कि बीजेपी ये मान चुकी थी कि यूपी का वोटर सिर्फ 2 हिस्सों में बटा हुआ है और वह है 80 और 20, और पिछले कुछ वर्षों में दलित ओबीसी भी उसे ही वोट देते नजर आ रहे थे। पर अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले ने उनके सोशल इंजीनियरिंग की कमर ही तोड़कर रख दी। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, यह वही फॉर्मूला है जिसे किसी समय मायावती ने अपनाया था, आज अखिलेश यादव अपना रहे हैं और उत्तर प्रदेश में तेजी से मजबूत भी हो रहे हैं। इसलिए बीजेपी का संगठन के रूप में पुनर्निर्माण करना भी जरूरी है और संगठन को मजबूत करने के लिए उन्हें बदलाव भी अब बड़े ही करने होंगे, क्योंकि अभी तक यही माना जाता रहा है कि योगी संघ के दबाव पर भी नहीं झुकते हैं। और अगर ये कहा जाए कि केशव प्रसाद मौर्य को कहीं ना कहीं बीजेपी से अंदरूनी सपोर्ट भी मिल रहा है तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि वे अभी तक तो शांत ही बैठे थे। तो अब योगी आदित्यनाथ को बहुत सारी चुनौतियों से एक साथ निपटना होगा, जैसे कि राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान रोजगार का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। हालांकि रोजगार पहले से ही एक बड़ी समस्या थी, पर कोई भी राजनीतिक दल इसके बारे में बात करने से हमेशा घबराता रहा है। दूसरा, किसान आंदोलन के कारण एमएसपी की गारंटी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। विपक्ष ने लगातार भाजपा को किसान विरोधी बनाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में खासकर गन्ना किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता से अब उन्हें सुलझाना भी जरूरी हो चुका है। योगी की पहचान बुलडोजर बाबा की बन चुकी है। हालांकि माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार सख्ती से अभी तक पेश आई है, पर 2024 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार उत्तर प्रदेश आज भी देश में क्राइम में अव्वल नंबर पर है। 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव ने यह बता दिया कि बीजेपी का ग्राफ उत्तर प्रदेश में तेजी से नीचे गिर रहा है। इसका फायदा केशव प्रसाद मौर्य और उनके जैसे लोग उठाना चाहते हैं और सभी विपक्षी पार्टियां भी इसी कोशिश में हैं। इन सभी के अलावा और भी कई चुनौतियां वर्तमान योगी सरकार के सामने। तो अब प्रश्न यह उठता है कि योगी आदित्यनाथ जो कभी बीजेपी के लिए मजबूती होते थे, क्या वे अब उनके लिए मजबूरी बन चुके हैं? भविष्य क्या करवट लेगा या तो भविष्य ही बताएगा। पर योगी आदित्यनाथ शुरुआत से ही एक रिबेलियस लीडर रहे हैं, इसलिए उनकी आगे की पारी देखने लायक होने वाली है। और बीजेपी को यह याद रखना होगा कि दिल्ली की गद्दी की चाबी यूपी से ही निकलती है, इसलिए यूपी जैसे प्रदेश पर अपनी पकड़। आशा है आप सभी को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अपना फीडबैक हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका होस्ट रजत सिंह, आपके अपने चैनल शोर के लिए।